हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का बिजनेस का 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये 4th यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में 6 चैप्टर थे, सेकेंड यूनिट में 7th है और थर्ड यूनिट में 8 चैप्टर था। ये 4th यूनिट है। 9th चैप्टर का नाम है संगठन, महत्व और प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला जो फर्स्ट कार्य था वो था नियोजन, और नियोजन आप पिछले चैप्टर में यानी 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो कार्य है वो है संगठन। तो संगठन में हम क्या करते हैं, तो संगठन एक संस्था के विभिन्न जो अंग हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना संगठन कहलाता है। तो कहता है कि एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। तो ये कहते हैं इस लाइन के माध्यम से कि अगर एक जो कमजोर संगठन है, अर्थात जो कर्मचारी और जो अन्य संसाधन है उनके बीच में अगर सामंजस्य यानी तालमेल अच्छा नहीं है, तो कितना भी अच्छे से अच्छा उत्पाद क्यों ना हो, कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल क्यों ना हो, वो भी बेकार हो सकता है। जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास अपेक्षाकृत कमजोर उत्पाद हो, यानी अगर संगठन अच्छा है तो वो कमजोर उत्पाद को भी, अपने से अच्छे उत्पाद को भी बाजार से भगा सकता है। अर्थात अगर आपका संगठन अच्छा है, आपके जो संगठन के विभिन्न जो अंग हैं उनमें तालमेल अच्छा है, तो आप अपने उत्पाद के माध्यम से पहले से स्थापित एक अच्छे उत्पाद को भी बाजार से हटा सकते हैं। तो इसी पर ये पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन का अर्थ। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन जब हम कर लेते हैं, कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेवारी होती है। यानी पहला काम नियोजन होता है, और जब जो प्रबंधक होते हैं जब नियोजन कर लेते हैं तो उसके बाद उनका जो अगला काम होता है उस एक संगठन के लिए ढांचा तैयार यानी स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। इस काम को हम संगठन कहते हैं। अब संगठन का अगर अर्थ हम दें तो ये है, संगठन के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जानी है, क्रियाओं का समूहीकरण कैसे किया जाएगा, उत्तरदायित्व और अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यही जो है, अर्थात इन सबके बीचों में तालमेल बनाना ही संगठन है। में संगठन में ये तय करते हैं कि भाई कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी, और फिर एक जैसी क्रियाओं को एक समूह में रखना समूहीकरण कहलाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जो काम करने वाला कर्मचारी है उसके उत्तरदायित्व और अधिकार जो है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं, और उत्तरदायित्वों का और अधिकारों का अंतरण किया जाता है। अर्थात वो सौंपे जाते हैं और हर व्यक्ति को स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में पहले से बता दिया जाता है। अब इसके बाद है संगठन की परिभाषा। हैने ने एक परिभाषा दी, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यानी एक संस्था के सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था के विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, यानी संस्था में जितने भी अंग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में एक अच्छा संयोजन और सामंजस्य स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप करेंगे, ठीक है, हैने वाली। इसके बाद एक टूल किट आपको दे रखा है। संगठन का अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना होता है। इसके बाद बात करते हैं, तो आप इसे ना करके यहां से करेंगे कि इस संगठन के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाओं का समूहीकरण कैसे किया जाएगा, उत्तरदायित्व और अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इनका निर्धारण करना ही संगठन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। और अगला जो है हेमन के अनुसार, हेमन कहते हैं संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत
विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। तो आप पहली ही हेने वाली परिभाषा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संगठन की विशेषताएं। तो देखिए, संगठन की विशेषताओं में विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति की गई परिभाषाओं के अध्ययन से संगठन की विशेषताओं या प्रवृत्ति की निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। पहला, कार्य विभाजन। पहली विशेषता यह है कि कार्य विभाजन संगठन का आधार होता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। कार्य विभाजन के अंतर्गत, कार्य विभाजन में क्या होता है, व्यवसाय के पूरे काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक जो विभाग है उसके कार्य को पुनः उप विभागों में या उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी एक संस्था के संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर उन विभागों के कार्यों को भी उप कार्यों में बांटना जो है पहला कार्य यानी कार्य विभाजन कहलाता है। और ये पहली विशेषता है संगठन की। इसके बाद समन्वय। संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, जैसे पीछे बताया, और जिनका प्रयास एक ही होता है, यानी जो सभी एक मेन उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपना काम करते हैं। उपक्रम के उद्देश्य को पूरा करना, और उनका जो मेन उद्देश्य होता है उपक्रम के उद्देश्य को पूरा करना होता है। संगठन ऐसी उपक्रम का यहाँ मतलब भी संस्था से है। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। परिणामतः समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। संगठन में क्या होता है, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को के काम को बांट दिया जाता है। आपने ये करना है, आपने करना है, यानी एक व्यक्ति क्रय का करेगा, दूसरा विक्रय का करेगा, तीसरा उत्पादन का करेगा, लेकिन फिर भी सब लोगों का कार्य एक दूसरे से संबंधित होता है, क्योंकि सबका उद्देश्य संस्था के एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। इसके बाद है अनेक व्यक्ति। तो संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। यानी संगठन जहां शब्द का हम उच्चारण करते हैं, यूज करते हैं, तो संगठन का मतलब एक व्यक्ति से कभी नहीं होता। संगठन एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके बाद है सामान्य उद्देश्य। संगठन में अनेक अंग होते हैं, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं और सभी एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। संगठन में अनेक अंग हैं। अनेक अंग का मतलब है कर्मचारी, उपभोक्ता, इस तरह, या ठीक है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, कर्मचारी, प्रबंधकीय स्तर, ये सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक मुख्य उद्देश्य को पूरा करना होता है। और लास्ट है संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। इसको अलग से करेंगे आप, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, इसको एरो लगा सकते हैं आप। तो यहाँ का है संगठन को प्रबंध का यंत्र माना जाता है। यंत्र मीन्स संगठन एक मशीन की तरह है। मशीन से तुलना क्यों की गई? आप जानते हैं कि अगर मशीन का एक पार्ट भी खराब हो जाए तो पूरी मशीन चलना बंद हो जाती है, मशीन अपना कार्य करना बंद कर देती है। उसी प्रकार संगठन में भी अगर कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति का अन्य लोगों से तालमेल कट जाए, समन्वय ना रहे, तो संगठन भी अपना कार्य करना बंद कर देता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक भी पुर्जा खराब हो जाए या सही जगह पर ना लगाया जाए तो मशीन कम काम करेगी या काम नहीं करेगी। अर्थात यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो जाए या पदों की स्थापना ठीक से ना हो तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था जो है वो फेल हो जाएगी। तो संगठन को जो है एक यंत्र माना है, ठीक है जी। और इसके बाद है संगठन का महत्व। तो देखिए संगठन का महत्व निम्नलिखित है। अब मतलब ये है कि संगठन की हमें आवश्यकता क्या है, क्यों हम संगठन बनाते हैं। तो सबसे पहले विशिष्टीकरण का लाभ। आपको हमने बताया कार्य विभाजन जो कि इसके अंतर्गत संगठन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य उसकी योग्यता वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। और जब प्रत्येक कार्य को उसके योग्य व्यक्ति को सौंपा जाएगा तो उसके काम की जो गुणवत्ता होगी
जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, यानी संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मान लीजिए अकाउंट्स का कार्य जानता है, उसको अकाउंट्स का कार्य दिया। एक व्यक्ति मान लीजिए सेल का कार्य अच्छा जानता है, उसको सेल का काम दे दिया। एक व्यक्ति परचेज जो है बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, सस्ती कीमतों पर माल उपलब्ध करा सकता है, उसको परचेजिंग का काम दिया। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम दिया। तो इससे संस्था को विशिष्टीकरण अर्थात स्पेशलाइजेशन का के लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ विशिष्टीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो वो केवल लेडीजों का ही इलाज करता है। एक बाल रोग विशेषज्ञ है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चों के ट्रीटमेंट करने का स्पेशलिस्ट है, अर्थात वो बच्चों की हर बीमारी को अच्छे से समझ पाता है। तो पढ़ते हैं, संगठन के अंतर्गत संपूर्ण काम को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। सभी उपकार्यों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। जैसे कहा कि सब जो काम है योग्य व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं, जो एक ही कार्य को बार बार करके उसमें उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। और हाँ, आप ये जानते हैं कि जब एक व्यक्ति एक काम को बार बार करेगा तो उसका वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक काम होने लगता है और संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन के प्रॉफिट होते हैं। आगे है कार्य संबंधों में स्पष्टता। संगठन कर्मचारियों के बीच कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है, यानी कर्मचारियों के बीच क्या संबंध है, कौन क्या कार्य करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर किसी को कोई काम में प्रॉब्लम आती है तो कौन किससे पूछेगा, ये सारी चीजें तय कर दी जाती हैं। परिणामतः संदेशवाहन प्रक्रिया प्रभावी होती है। इससे किसी भी व्यक्ति को अपने काम के दौरान संदेश प्राप्त करने में और संदेश देने में कोई समस्या नहीं होती। यह और जब अच्छा संदेशवान होगा तो यह उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक है, अर्थात इससे जब सब पहले से तय होगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस कार्य के लिए जिम्मेवार है, तो उनके दायित्व जो है आसानी से तय किए जा सकते हैं कि काम कल मान लीजिए कोई गलत हो जाता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ये आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल काम को अनेक छोटे छोटे क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। संगठन के अंतर्गत कुल काम को छोटे छोटे क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। ऐसा करने से ना तो कोई क्रिया पूरी होने से छूटती है और ना ही किसी क्रिया को अनावश्यक रूप से दो बार किया जाता है। मतलब हर काम जो है वो पहले से तय होता है। इससे ना तो कोई जरूरी काम छूट पाता है कि भाई किसी काम को करना था लेकिन वो रह गया, क्योंकि पहले से तय है, पहले से पता है किसने क्या करना है। और ना ही कोई ऐसी क्रिया होती है जो रिपीट हो रही हो। इससे जो आप एक संस्था के जो उपलब्ध साधन हैं उनका बेटर से बेटर यूज पॉसिबल होता है। इसके बाद है परिणामतः जो संगठन के जो संसाधन हैं जैसे माल, मानव, मशीन, वित्त आदि का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। इसके बाद है परिवर्तन में सुविधा। संगठन प्रक्रिया एक संस्था को इस योग्य बना देती है कि जब वह कर्मचारियों के पद से संबंधित किसी भी परिवर्तन को वह कर्मचारी से संबंधित किसी भी जो परिवर्तन है उसको आसानी से जो है सहन कर लेती है। ऐसा ऊपर से नीचे सभी प्रबंधकों का एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला में बंधे होने के कारण होता है। जब भी कोई प्रबंधकीय पद रिक्त होता है तो पदोन्नति द्वारा उसे तुरंत भर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधीनस्थ अपने जो बॉस है उसकी कार्य प्रणाली से पहले से अच्छी प्रकार से परिचित होता है, इसलिए उन्हें नया पद ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होती। यानी संगठन में परिवर्तन करना बड़ा आसान होता है। अगर एक अच्छा संगठन होगा तो आप जानते हैं संगठन में का मतलब क्या होता है, विभिन्न जो अंग हैं उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बीच में अच्छा संबंध स्थापित करना। हर नीचे वाला ऊपर के कार्यशैली से, काम से अच्छे प्रकार से परिचित होता है। और जब भी कोई परिचित होता है तो नीचे जब भी कोई जो है व्यक्ति काम छोड़कर जाता है
रिटायर होता है तो नीचे वाले को ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। इससे जो है पद के परिवर्तन से संस्था को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। इसके बाद है प्रभावी प्रशासन। प्राय देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अर्थात कई बार अधिकारियों को यह भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या काम करना है, और संगठन प्रक्रिया का प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व प्राप्त अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। यानी संगठन में जो है प्राय हम ये देखते हैं कि भाई अधिकारियों को पता नहीं होता उसकी पावर क्या है, उसके दायित्व क्या है। तो संगठन के अंतर्गत हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को ये बता दिया जाता है कि उसकी पावर यानी उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अर्थात उनमें भ्रम की स्थिति नहीं होती। और यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक किस काम के लिए किसको आदेश देगा। प्रत्येक को यह भी जानकारी होती है कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार अधिकारों को लेकर उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। परिणामतः प्रभावी संदेश वाहन जो है या प्रशासन जो है वो संभव हो जाता है। इसके बाद कर्मचारियों का विकास। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकार अंतरण किया जाता है। अधिकार अंतरण का मतलब है अधिकार सौंपना। संगठन में काम को करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं और ऐसा एक व्यक्ति को जो है व्यक्ति की सीमित क्षमता के कारण ही नहीं बल्कि काम करने की नई विधियों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। जो है अधिकारों का जो अंतरण होता है वो इसलिए नहीं किया जाता कि भाई उसकी क्षमता सीमित है, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि जब एक आदमी को किसी काम को करने की पावर दी जाएगी तो वो उसके लिए बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा और अच्छे डिसीजन वो ले सकेगा। इससे अधीनस्थों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आपको कोई राइट दे दिया, कोई काम करने का अधिकार दे दिया, तो आप अच्छा या बुरा सोच करके उसके बारे में एक अच्छे से अच्छे निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे नवीन विधियों की खोज करते हैं, वह उन्हें लागू करते हैं, परिणामतः उनका विकास होता है। और जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने का अवसर मिलता है तो वो उसको अच्छे से अच्छे काम तरीके से करने का प्रयास करता है। और जब वो अच्छे से अच्छे तरीके से काम को करने का प्रयास कर रहा होता है तो उस समय में कई नई विधियों का विकास हो जाता है, जिससे कर्मचारियों का भी विकास होता है। अर्थात कार्य को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, पूरा किया जाए, इसकी क्षमता उसमें बढ़ती है। इसके बाद है विस्तार और विकास। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त निर्णय स्वतंत्रता होती है, उनका विकास होता है। यानी अभी ऊपर बताया हमने कि उन्हें निर्णय लेने का जो अधिकार हो जाता है, जिससे उनका विकास होता है और वो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आप जानते हैं कि निर्णय लेना भी हर एक के बस की बात नहीं। आज अपने देश के शीर्ष स्थान पर जो है मोदी जी बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि विषम परिस्थितियों में कैसा निर्णय ले, ये वो अपने जो प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे से जानते हैं। आप जानते, कोई भी निर्णय लेना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन अच्छा निर्णय कैसे लिए, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिकल लेवल पर जो है अगर एक राजनीतिक दल सत्ता पक्ष अगर कोई निर्णय लेता है तो विपक्ष हर समय उसकी टांग खींचने के लिए तैयार रहता है, अर्थात उसको क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार रहता है, और आप देखते भी होंगे। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता जो है वो एक व्यक्ति को मजबूत बनाती है, ठीक है। और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उपक्रम का विस्तार किया जा सकता है। विस्तार से फिर ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति में निर्णय लेने की पावर आ गई मान लीजिए, तो भविष्य में कहीं और ब्रांच खोली जा सकती है, उस व्यक्ति को वहां अपॉइंट किया जा सकता है। और विस्तार से उपक्रम की लाभ क्षमता बढ़ती है जो उसके विकास में सहायक होती है। तो ये आपके संगठन के महत्व थे। अब आगे हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है संगठन की प्रक्रिया। देखिए, प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है, और प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कदम है, आपने पीछे भी पढ़े
पहला काम की पहचान और विभाजन करना। सबसे पहले एक संस्था के काम को पहचाना जाता है, भाई इसमें क्या क्या काम करना है, फिर उनको बांटा जाता है। उसके बाद विभागीकरण, उसके बाद काम सौंपना। विभागीकरण मतलब एक जैसे काम एक विभाग में डाला जाता है, उसके बाद काम सौंपा जाता है, उसके बाद सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित किए जाते। तो ये प्रक्रिया है संगठन। तो देखिए सबसे पहले कार्य की पहचान और विभाजन। संगठन प्रक्रिया का पहला चरण काम की पहचान और बंटवारा करना है। इस चरण का ये चरण होता है जो ये कदम कह सकते हैं। इस पर कुल काम को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक मोबाइल फोन का निर्माण करने वाली कंपनी, मान लो एक कंपनी मोबाइल फोन का निर्माण करती है, तो उसकी विभिन्न क्रियाओं को इस प्रकार बांटा जा सकता है। कैसे? जैसे कच्चे माल क्रय करना, आपको मालूम है कि कच्चा माल क्रय करना पड़ेगा। उसके बाद तैयार पुर्जे खरीदना, उसके बाद माल का स्टॉक रखना, अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, विज्ञापन करना, विक्रय करना, और वित्त की व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था, लेखांकन, रिकॉर्ड रखना यानी अकाउंट्स तैयार करना, पत्र व्यवहार करना और कर्मचारियों की व्यवस्था करना आदि। तो ये जो है कार्य का विभाजन किया जाता है और उनका विभागीकरण बंटवारा किया जाता है। इसके बाद है विभागीकरण। संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद, जैसा ऊपर पहले पॉइंट में हमने क्रियाएं निर्धारित की, 10 क्रियाएं थी लगभग 11 लेने के बाद क्रियाओं का विभागीकरण किया जाता है, यानी 11 क्रियाओं को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान, विभागीकरण क्या है? एक जैसी जो क्रियाएं हैं उनको एक विभाग के अंतर्गत रख लिया जाता है, यानी एक समान क्रियाओं का एक समूह बना लिया जाता है, बनाकर, ठीक है, जो है इसे बना लिया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? समूहीकरण कहते हैं। एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है फिर उसे, जैसे कच्चा माल का क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना और आदि को क्रय विभाग में, ठीक है, और उत्पादन करना और माल का स्टॉक करना, अनुसंधान आदि क्रियाओं को उत्पादन विभाग में को सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार विज्ञापन एवं विक्रय का कार्य विपणन विभाग को और वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय धन की व्यवस्था, लेखांकन एवं पत्र व्यवहार का कार्य वित्त विभाग को सौंप दिया जाता है। क्रियाओं के समूहकरण और विभागीकरण को निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है, जहां कंपनी का उद्देश्य मोबाइल फोन तैयार है। ये एक चित्र है, आपको बनाना पड़ेगा इसे। तो देखिए अच्छे से समझा भी जा सकता है कि कुल कार्य हमारा मेन काम है जो मोबाइल फोन तैयार करना है। सबसे पहले वो ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट पे 11 क्रियाएं दी थी, क्या क्या? कि कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन, माल का स्टॉक रखना, अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय, वित्त व्यवस्था, लेखांकन, पत्र व्यवहार और कर्मचारियों की व्यवस्था, और माल का स्टॉक रखना और अनुसंधान वो उत्पादन विभाग में रख लिए। विज्ञापन और जो विक्रय है वो विपणन विभाग में, वित्त, लेखांकन और पत्र व्यवहार जो है वो वित्त विभाग में रख लिए, और कर्मचारियों का जो है की व्यवस्था करना सेवी वर्गीय विभाग। इस तरह एक जैसी क्रियाएं एक विभाग में डाल ली जाती है। तो जब ऊपर हम वो 11 थी जो क्रियाओं का निर्धारण था, और जब इनको हमने ग्रुपों में बांटा तो समूहीकरण हुआ और उसके बाद इनको विभागों में शामिल कर लिया। इस प्रकार से उपरोक्त कंपनी मोबाइल फोन के उत्पादन के साथ साथ टेक्सटाइल का काम भी करती है। तो भी जो है कंपनी के 2 डिवीजन बन जाएंगे, और जैसे मोबाइल फोन डिवीजन और टेक्सटाइल डिवीजन, शेष उपरोक्त प्रक्रिया इसी प्रकार रहेगी, यानी उसके लिए भी ऐसे ही प्रोसेस अपनाया जाएगा। इसके बाद है एक उत्पाद के लिए की गई उपरोक्त प्रक्रिया को कार्यात्मक विभागीकरण तथा अधिक उत्पादों के लिए डिविजनल विभागीकरण कहते हैं। ये अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद है जी कार्य सौंपना, तीसरा चरण है। इस चरण में यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद पर जो है व्यक्ति को क्या क्या काम करने हैं। जैसे क्रय प्रबंधक को वस्तुओं का क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं के विक्रय का, और विज्ञापन प्रबंधक को विज्ञापन का, और इसी प्रकार वित्तीय प्रबंधक को वित्त व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाएगा। काम और समय, ठीक है, काम जो है सौंपने के समय
काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता का मिलान अवश्य कर लेना है, यानी जैसा काम वैसा उसी योग्यता का व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। अकाउंटेंट को अकाउंट्स का ही काम दिया जाना चाहिए। और लास्ट है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए दो या ज्यादा व्यक्ति अगर काम में लगे हैं, तो उसके बीच संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है। इन संबंधों को जो है हम रिपोर्टिंग रिलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है और कौन उसका अधीनस्थ है। उदाहरण के लिए क्रय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को का अधिकारी क्रय प्रबंधक होता है। उसी प्रकार उसी से उससे आदेश मिलेंगे और उसी के प्रति वो उत्तरदायी होंगे, यानी अर्थात गलती होती है तो जवाबदेही भी उसी के प्रति कर्मचारियों की होगी। तो ये आपका 8 चैप्टर का कुछ टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।